नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक का एक टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा आपको जो है पीडीएफ के बारे में कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7368024473। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है स्टेम सेल, स्तंभ कोशिका। ये क्या है ये जानेंगे, इसके प्रकार और इसकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कहता है कि स्तंभ या मूल कोशिका का आशय उन कोशिका से है जिनसे किसी भी अंग अथवा कोशिका का विकास किया जा सकता है, इसलिए इसे मानव भ्रूण की आधार कोशिका के रूप में भी संज्ञा दी जाती है। बात करें इसके प्रकार की तो इसके दो प्रकार होते हैं। ये है भ्रूणीय स्तंभ कोशिका और वयस्क स्तंभ कोशिका, एडल्ट स्टेम सेल। भ्रूणीय स्तंभ कोशिका से पूरा मानव के किसी भी अंग, विशिष्ट कोशिका, उत्तक या अंग तैयार किया जा सकता है। वहीं कहता है कि वयस्क स्तंभ कोशिका से किसी विशिष्ट या विशेष प्रकार के स्तंभ कोशिका का निर्माण किया जा सकता है। स्टेम सेल की उपयोगिता की बात करें तो कहता है कि मानव शरीर में जिन ऊतकों का क्षय हो जाता है उसका उपचार या इलाज इसके प्रयोग करने से वह आसान हो जाएगा, जैसे अल्जाइमर, मधुमेह, हृदय रोग और पार्किंसन जैसी बीमारियों का इलाज भी संभव है। कहता है नई हड्डियों का निर्माण भी संभव हो सकेगा। इसके अलावा प्रयोगशाला में वंशाणु कोशिका हेरिडिटी सेल के माध्यम से मानव की विकास की प्रत्येक चरण को समझने में आसानी होगी, जिसे गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण द्वारा समझना कठिन है। आगे कहता है कि स्टेम सेल अनुसंधानों से थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के रोगियों को भी विशेष फायदा होगा। आगे कहता है कि पीड़ित हृदय अथवा दिल की जगह तथा नया दिल विकसित होगा। मधुमेह रोगियों को उपयुक्त मात्रा में इंसुलिन देने वाले अग्नाशय पेनक्रियाज की कोशिकाएं तैयार हो सकेगी। कहता है कि कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों से गलने, संक्रमण के मामले तथा आँख की कॉर्निया में चोट लगने से कोई भी आँख की ज्योति खो सकता है। अभी तक स्वस्थ आँखों से उत्तक लेकर प्रत्यारोपित किया जाता है, किंतु पूर्णतः कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, किंतु स्टेम सेल से ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आगे कहता है कि आनुवांशिक रोगों से ग्रसित रोगी भी स्टेम सेल के प्रयोग से उपचारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक ने भ्रूणीय स्टेम सेल को जो है स्पर्म बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। कहता है कि आने वाले समय में दवाओं के परीक्षण के लिए बंदरों अथवा चूहे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दवाएं व टीकों का परीक्षण स्टेम सेल से बने भ्रूण पर ही किया जाएगा और ऐसा संभव हो सकेगा। बात करें भारत में स्टेम सेल पर किए जा रहे अनुसंधान की तो कहता है यद्यपि स्टेम सेल अनुसंधान भारत में अभी भी शुरुआती दौर में है तथा इस क्षेत्र में भारत ने कई महत्वपूर्ण सफलताएं जो हैं अर्जित कर ली है। डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में स्टेम सेल इंजेक्शन थेरेपी द्वारा सफल इलाज कर स्टेम सेल अनुसंधान क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई। कहता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स विश्व में ऐसा पहला संस्थान है जहां स्टेम सेल को माइक्रो इंजेक्शन तकनीक के द्वारा प्रत्यारोपित करके रोगों का इलाज किया जा सकता है। आगे कहता है कि स्टेम सेल अनुसंधान क्षेत्र में आगे की ओर कदम बढ़ाते हुए एम्स ने अम्बिकल्स ब्लड स्टेम सेल बैंक की स्थापना की है। इस बैंक में स्टेम सेल को लगभग 80 से 90 वर्षों तक रखा जा सकता है। रिलायंस लाइफ साइंसेज मुंबई एवं नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज
बेंगलोर इस शोध परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कहता है, प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ व चेन्नई कैंसर इंस्टीट्यूट निदेशक वी शांता ने नवंबर 2004 में स्टेम सेल के संरक्षण हेतु नई परियोजना शुरू की, जिसके अंतर्गत चेन्नई में देश का पहला स्टेम सेल बैंक खोला गया और इस बैंक में संग्रहित स्टेम सेल का इस्तेमाल भविष्य में ऊतकों के निर्माण में किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया जो है हम लोग इसमें लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो इसलिए छोटा बनाया गया ताकि आप लोग जो है पूरा समय नहीं देते हैं, इसलिए जल्द से ही इस वीडियो को बनाया गया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।